आज बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिन बिजनेस में आप आज के टाइम पे घुस सकते हो, क्योंकि ये बिजनेस पहले से ही एग्जिस्टिंग है, आज भी चल रहा है और जिंदगी भर चलते रहेंगे। इनमें से कोई भी आइडिया ऐसा नहीं है कि मैं जस्ट आपको बोल दूं कि हाँ कर लो तुरंत पैसा आ जाएगा, अमीर बन जाओगे, वो वाला काम नहीं है इसमें। जस्ट ये सारे बिजनेस आइडियाज को आप फॉलो करके देखो, लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से ना सारे के सारे सक्सेसफुल हैं और एवर ग्रोइंग है नेचर में। एवर ग्रोइंग का मतलब क्या होता है कि इनकी डिमांड कभी भी खत्म नहीं हो सकती। आप सप्लाई करते करते थक जाओगे बट इनकी डिमांड कभी भी खत्म नहीं हो सकती। और सप्लाई करने का रूल क्या होता है, आपको सिस्टमैटिक तरीके से मार्केट को समझना पड़ेगा, इन टॉपिक्स को समझना पड़ेगा, उसके बाद आप इसमें घुस सकते हो कि आप अगर इस मार्केट को अच्छे से कैप्चर करते हो और किस तरीके से करते हो तो आपको कोई नहीं हिला सकता। ये सारे के सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो लॉन्ग टर्म में आपको फायदा ही देंगे, मैं पहले भी बता चुका हूं। और बट शॉर्ट टर्म में ऐसा नहीं है कि आपको नुकसान नहीं होगा, हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में नुकसान हो। ऐसा नहीं कि आपने स्टार्ट कर दिया, कुछ आपके पैसे जाने लग गए, कुछ नुकसान होगा, अरे सौरभ ने तो हमें बेवकूफ बना दिया, ये वाला काम नहीं है। और कोई क्लिक बेट नहीं है, हर काम में देखो इन्वेस्टमेंट लगती है, छोटे काम में भी इन्वेस्टमेंट लगती है, बड़े काम में भी इन्वेस्टमेंट लगती है। वो डिपेंड करता है कि आपके पास कितने पैसे पड़े हैं और आप कितना इन्वेस्ट कर सकते हो। बिजनेस इसी तरीके से चलता है, विदाउट इन्वेस्टमेंट कोई भी बिजनेस नहीं चलता। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि ये वाली वीडियो है ना, ये वास्ट ऑडियंस को कवर करे, जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं उनके लिए भी ऑप्शंस हैं, जिनके पास बहुत कम पैसे हैं उनके लिए भी ऑप्शंस हैं। दोनों तरीके से बात करते हुए चलेंगे। तो पहले बिजनेस की बात करते हैं जो कि है टोबैको एंड एल्कोहल। आपने देखा होगा कि अक्षय कुमार जैसे बंदे और शाहरुख खान जैसे बंदे आजकल प्रमोशन कर रहे हैं गुटखे का, है ना। और गुटखा सेहत के लिए ठीक नहीं है किसी की भी, ये हर कोई जानता है, पूरा इंडिया जानता है, हर बंदा जानता है। इनफैक्ट गुटखे के पैकेट पे वो छपा भी होता है कि इसको खाने से कैंसर हो जाएगा। बट आप देख रहे हो इसकी मार्केट कितनी बड़ी है। 5 रुपए का सामान अगर कोई बंदा खरीद रहा है, वो भी टियर 3 सिटी में, और वो खरीदने के बाद वो कंपनी इतने पैसे कमा रही है कि किसी इतने बड़े एक्टर को अपने एडवर्टीजमेंट के लिए ले सकती है। तो आप सोच कर देखो कि कितना मार्जिन है इस काम में। और ये इंडस्ट्री ऐसी है ना कि इसमें कभी भी डिक्लाइन आ ही नहीं सकता। आप यूपी बिहार जैसे स्टेट्स पे अगर जाते हो और वहां पे देखो कि टोबैको कंजम्पशन कितना ज्यादा है। ऑलमोस्ट 90% लोग करते हैं वहां पे, 10% ही ऐसे होंगे जो इन सब चीजों से दूर है। और मैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं कर रहा कि आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग में घुस जाओ। मैन्युफैक्चरिंग इसमें बहुत टफ है, डिफिकल्ट भी है, और आपके पास कैपिटल भी अगर बहुत सारा है ना तो आप इसमें घुसने के लिए भी आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये चीज थोड़ी सी ट्रिकी है। मैं बात कर रहा हूँ इसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप में घुसने के लिए। डिस्ट्रीब्यूटरशिप मतलब कि जहां पे ये चीज मैन्युफैक्चर हो रही है ना, वहां से मैन्युफैक्चर होने के बाद ये जस्ट एंड पॉइंट तक किस तरीके से पहुंच रही है, उस सप्लाई चेन में भी अगर आप घुस सकते हो ना। अगर कैपिटल ज्यादा है तो स्टेट लेवल पे कैप्चर करने की कोशिश करो, अगर कैपिटल कम है तो किसी गांव छोटे या किसी छोटे शहर पे कैप्चर करने की कोशिश करो। बट आप अगर इसकी सप्लाई चेन में घुस सकते हो ना, और एक बार सप्लाई चेन का सिस्टम एस्टैब्लिश कर दिया तो ये एवरग्रीन कमाई है आपकी, हमेशा जिंदगी भर पैसा लाकर देती रहेगी आपको। टोबैको में सिगरेट भी आता है, तो सिगरेट एंड गुटखा दोनों की बात हो रही है यहाँ पे। और मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा, मैं प्रमोट नहीं कर रहा इन सब चीजों को, क्योंकि ऑफकोर्स ये बात है, ये सब चीजें करने से नुकसान ही होता है इंसान का। बट सरकार भी इस चीज को अलाउ करती है, क्योंकि सरकार को भी पता है कि इस चीज में कितना पैसा, कितना रेवेन्यू, उसको कितना टैक्स मिलता है इन सब चीजों से। तो मैं बिल्कुल प्रमोशन नहीं कर रहा, बट अगर आप इसकी सप्लाई चेन में घुस के पैसा कमा सकते हो ना तो कोई गलत नहीं है। और दूसरा, रिटेल शॉप भी खोल सकते हो, रेंटल में एक दुकान लेकर एक लड़का रख के उसको कुछ सैलरी बेसिस पे रख के आप बस मार्जिन देख लो कि कितना आपको बचाना है, क्योंकि इसकी डिमांड होगी ही होगी। आप कहीं पे भी दुकान खोलोगे ना, नियर बाई जहाँ पे सोसाइटी है, लोग है, वहां पे टोबैको कंजम्पशन, सिगरेट कंजम्पशन होगी। और अल्कोहल की बात करते हैं, आपने देखा होगा कि 70% ड्यूटी बढ़ा दी थी दिल्ली में कोविड के टाइम पे गवर्नमेंट ने, बट सेल्स में कोई फर्क नहीं आया था। दारू से सारा का सारा मतलब जितना भी लॉस चल रहा था ना, सब रिकवर हो गया दारू से। और इतना कैपिटल कमा लिया गवर्नमेंट ने कि उसको फिर ऑक्सीजन सप्लाई और इन सब चीजों में यूज करना स्टार्ट कर दिया था। और नशा ऐसी चीज है ना जो होती गलत है, सब जानते हैं, बट कोई इससे बचता नहीं है। मतलब मोस्टली सारे लोग इसको करते भी है। इसमें बड़े लेवल पे अगर सोचे, जिन बंदों के पास कैपिटल ज्यादा है वो इस चीज में घुस सकते हैं कि उनको किसी वाइन शॉप का लाइसेंस मिल जाए, तो उनकी सारी जनरेशंस ना, मतलब उनका फ्यूचर बिल्कुल ही सॉर्टेड होगा, उनकी सारी जनरेशंस बिल्कुल सेट हो जाएंगी इस चीज में। क्योंकि अल्कोहल का बिजनेस जो है ना, ये एवर ग्रोइंग बिजनेस है, जिंदगी भर रहेगा और जिंदगी भर चलता भी रहेगा। इसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप में घुसने के लिए मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि इसकी सप्लाई चेन है ना वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें थोड़ा सा जुगाड़ चाहिए होता है और फॉर्मेलिटीज भी बहुत सारी है इसकी सप्लाई चेन में घुसने के लिए। बट मैं एक दूसरी चीज आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, जिन बंदों के पास कैपिटल कम है, आज के टाइम पे आपने देखा होगा गुड़गांव जैसे एरियाज में और दिल्ली एनसीआर जैसे एरियाज में BYOB का कॉन्सेप्ट चल रहा है, ब्रिंग योर ओन बूज। कोई वाइन शॉप है, वाइन शॉप के साथ में किसी ने बार खोल दिया या उसके आसपास किसी ने बार खोल दिया, ठीक है, आप वहां से वाइन परचेस करो और BYOB में जाके बैठो, वहां पे पियो और वहां पे जो फूड है उसको खाओ, ठीक है। ये बिजनेस मॉडल चल रहा है इन लोगों का BYOB में। अब कंजम्पशन इतनी ज्यादा है ना अल्कोहल की, कि अल्कोहल कंजम्पशन के साथ होने वाली जिन चीजों की कंजम्पशन है ना, वो भी हमेशा होगी ही होगी, ठीक है। तो अगर आप BYOB खोलते हो ना कहीं पर भी, और उस पर्टिकुलर वाइन शॉप की डिमांड बहुत ज्यादा है मार्केट में, तो आप ये मान
मान के चलो 110% की आपका खाना बेकार भी होगा ना तो भी उस BYOB में चलेगा ही चलेगा। वो छोटे लेवल पे भी कर सकते हो, कोई छोटे वाइन शॉप के साथ आप टाई अप कर सकते हो और किसी बड़े वाइन शॉप के साथ भी आप टाई अप करने की कोशिश कर सकते हो, जस्ट अपने कैपिटल, जस्ट अपने एक्सपेंसेस के हिसाब से। दूसरे पॉइंट पे चलते हैं जो कि है कंस्ट्रक्शन मटेरियल। कंस्ट्रक्शन मटेरियल की डिमांड ना इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। अब आप देखो दिल्ली जैसे एरियाज बिल्कुल पूरे डेवलप हो चुके हैं, बट दिल्ली NCR में आप जाओ, गुड़गांव से आगे अभी एक्सपेंशन चल रहा है, फ्लैट्स बन रहे हैं, बिल्डर फ्लैट्स बन रहे हैं, मॉल्स बन रहे हैं, कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज बन रही है, ये सारी चीजें बन रही है। और लोग इतने सारे बढ़ रहे हैं ना, हमारी पॉपुलेशन नंबर 1 हो चुकी है पूरे वर्ल्ड में, और लोग इतने सारे बट जगह नहीं है ना रहने के लिए, तो क्या करें, कहाँ रहे? तो इसीलिए फ्लैट के कॉन्सेप्ट चल रहे हैं आजकल। Tier 2 में आप जाके देखो फ्लैट्स बनने चालू हुए हैं। आगे 15-20 साल तक फ्लैट्स के कॉन्सेप्ट जो है ना Tier 2 सिटीज में बहुत ही ज्यादा बूम पर रहेंगे और बहुत ही ज्यादा डिमांड पर रहेंगे, क्योंकि लोगों के पास इतना पैसा नहीं है कि जमीन खरीद सके और जमीन खरीद के उस घर बना सके। और ऑप्शन क्या बचता है? उनको रहना तो है ना, कहीं तो रहेंगे ना। ऑप्शन यही है कि एक फ्लैट ले ले 1 BHK 2 BHK, उस पर 10-15 साल उनका फ्यूचर प्रूफ हो जाए। तो जो बिल्डर्स फ्लैट बना रहे हैं, अब मैं ये नहीं बोल रहा बिल्डर बन जाओ, जो बिल्डर्स फ्लैट बना रहे हैं ना उनको रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट भी पड़ती है, जो उन पर्टिकुलर सिटीज में काम कर रहे हैं, जो Tier 2 सिटीज में काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल की यूनिट है दिल्ली के आसपास कहीं पे, और वो Tier 2 सिटी है, कोई नियर बाई कोई 100 किलोमीटर पे सिटी, तो उनको रॉ मटेरियल अगर उस पर्टिकुलर एरिया में आप एज अ प्रोवाइडर बन जाओ ना, तो इतना ज्यादा स्कोप है इस काम में। आने वाले 10-15 जस्ट आपको मार्केट पकड़नी है कि कौन सा सिटी ऐसा है जो अभी ग्रोइंग स्टेज में और आगे 10-15 साल में ग्रो करेगा, उस चीज को समझो और वहां पे अपना रॉ मटेरियल का ना एक सिस्टम एस्टेब्लिश करने की कोशिश करो। क्योंकि अगर इसमें आप घुस गए और एक सिस्टम बना लिया ना, तो कोई नहीं रोक सकता पैसा आपकी जेब में आने से। यहाँ पे तीसरा टॉपिक है टायर्स। आज के टाइम पे जब तक गाड़ी चलेगी ना रोड पे, जब तक गाड़ी चलती रहेगी तब तक टायर उसमें लगे रहेंगे। कोई भी चीज जो जमीन पे चलेगी उसको टायर की जरूरत पड़ेगी, चाहे वो साइकिल हो, चाहे वो मोटरसाइकिल हो, चाहे वो ट्रक हो, चाहे वो कार हो, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी चीज वो अगर रोड पे चल रही है तो उसको टायर चाहिए ही चाहिए। और आपको पता होना चाहिए कि इंडिया जो है ना बहुत ही बड़ा एक्सपोर्टर है रबर का। रबर की प्रोडक्शन ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होती है रबर की। और मेजर कंपनीज जैसे MRF, सीएट और अपोलो ये इंडियन कंपनीज है। आप मैन्युफैक्चरिंग की बात नहीं कर रहा, अगर आप इसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप में घुस जाते हो ना, आप ये देखो कि मैन्युफैक्चर होने के बाद ये एंड पॉइंट तक किस तरीके से इसका सप्लाई चेन काम कर रहा है। जस्ट आप उसमें घुस जाओ ना और आपके पास थोड़ा बहुत कैपिटल है। अगर आपके पास बहुत सारा कैपिटल है तो आप बसेस के टायर्स और ट्रक्स के टायर्स में डील कर सकते हो। थोड़ा कम कैपिटल है तो 4 व्हीलर के टायर्स में आ जाओ, और थोड़ा कम कैपिटल है, उससे भी कम कैपिटल है तो फिर आप घुस सकते हो बाइक के टायर्स में और साइकिल के टायर्स में, इन सब ई-रिक्शा के टायर्स में भी घुस सकते हो। बस आज के टाइम पे इतना ईजी है ना इस बिजनेस में घुसना, क्योंकि जिस कंपनी की आप डीलरशिप लेने की सोचोगे ना, वो कंपनी आपको खुद ही सब कुछ सेटअप करके देगी। अलाइनमेंट शॉप सेटअप करके देगी, इन्वेंट्री कैसे रखनी है वो सेटअप करके देगी, सारी चीजें आपको खुद बताएगी। आपको कुछ मैनेज करने की जरूरत नहीं, वो खुद आके आपको सारी चीजें सेट करके देंगे। बस आपको एक जगह ढूंढनी है और उनके साथ एक नेटवर्क डेवलप करना है। इस इंडस्ट्री में जिन बंदों ने सही से दिमाग लगा के काम स्टार्ट कर दिया ना, बिल्कुल फ्यूचर प्रूफ। चौथा है मेडिकल फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। आपको पता है दवाइयों की R&D में इतना ज्यादा पैसा खर्च होता है ना, इतना ज्यादा, बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, बट मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सस्ती मैन्युफैक्चरिंग होती है दवाइयों की। एक बार जब R&D से अप्रूव हो जाता है ना कि ये वाली पर्टिकुलर सॉल्ट हमने अप्रूव कर दी और वो गवर्नमेंट से अप्रूवल आ जाता है, जब उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, बहुत ही ज्यादा सस्ते तरीके से चीजें बनती है। बट वो जब आप केमिस्ट पे खरीदने जाते हो ना, आपको 50 गुना, 60 गुना, 70 गुना प्राइस पे मिलती है, क्योंकि पैकेजिंग कॉस्ट और बीच में जिन रूट्स के थ्रू आई है, जिन सप्लाई चेन से होकर आई है, उन बंदों ने उसमें बहुत ज्यादा मार्जिन का है। आज के टाइम पे जितनी बीमारियां बढ़ रही है ना, पैंडेमिक बढ़ रहा है, कुछ भी बहुत तरीके की नई नई बीमारियां आ रही हैं, तो मेडिकल इंडस्ट्री तो आगे 10-15 साल, 50 साल बूम ही करने वाली है। इसमें आप अगर घुस के अच्छे से या तो सप्लाई चेन में घुस जाओ, देखो कि मैन्युफैक्चरिंग के बाद वो एग्जैक्टली रिटेलर्स तक किस तरीके से पहुंचती है, आप या तो उसमें घुसने की कोशिश कर सकते हो, या फिर अगर कैपिटल कम है ना, तो किसी ऐसे एरिया में जहां पे डिमांड है बहुत ज्यादा, या सोसाइटी है या कुछ भी है, वहां पे केमिस्ट भी खोल सकते हो। आपको बी फार्मा की डिग्री चाहिए, जस्ट कैलकुलेशन करो, पूरा सिस्टम एस्टेब्लिश करो और देखो कि कितना मार्जिन आप उसमें से बचा सकते हो। क्योंकि मेडिकल इंडस्ट्री एवर ग्रोइंग इंडस्ट्री, हमेशा पैसा देने वाली इंडस्ट्री। जो बंदे नहीं कमा पा रहे इस इंडस्ट्री से, उन बंदों को तो यही है कि उनको आता ही नहीं है कि इस इंडस्ट्री से पैसा कैसे निकालना। पांचवा है फूड इंडस्ट्री। खाने की भी डिमांड, जैसे दवाइयों की डिमांड है वैसे खाने की भी डिमांड हमेशा ही रहेगी, चाहे पैंडेमिक आ जाए, चाहे कुछ आ जाए, खाना तो देखो हर किसी को चाहिए, वो बेसिक नेसेसिटी है, ठीक है। बट इसमें आपको इस चीज का ध्यान सबसे ज्यादा देने की जरूरत है कि जिस एरिया में जिस टाइप के लोग रहते हैं ना, फूड निश उन लोगों को प्रोवाइड करो। जहां पे इंडियंस रहते हैं वहां पे आप जापानीज खाना बेच के कुछ नहीं करोगे, वो नुकसान ही होगा आपको, ऑफ कोर्स सी बात है। या फिर जहां पे बहुत सारे आउटलेट्स ऑलरेडी हैं, वो जो चीज गलत कर रहे हैं उस चीज को अगर आप भी फॉलो करोगे तो आपका नुकसान ही होगा, आपको उसमें इंप्रूव करना ही
पड़ेगा। अब देखो, हर चीज में कंपटीशन तो होता ही है, आपको जस्ट ये डिसाइड करना है कि आप कौन सी मार्केट में, किस जगह पे, कहां पे, किस तरीके से चीज को अपनी डेवलप करोगे और अपना बिजनेस किस तरीके से बढ़ाओगे। आप रेस्टोरेंट खोल सकते हो, बट मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा रेस्टोरेंट खोलने में, क्योंकि रेस्टोरेंट में ROI कितने टाइम में आए, रिटर्न कब आए, कुछ पता नहीं होता। आज के टाइम पे लॉस में भी जा सकते हो। मैं रिकमेंड करूंगा आज की नई टेक्नोलॉजी जिसे बोलते हैं क्लाउड किचन। आप जस्ट फिगर आउट करो कि आप जिस एरिया को टारगेट कर रहे हो ना, उस एरिया में ऑफिसेस, कॉलेजेस, स्कूल, ये सारी चीजें होनी चाहिए। अगर वो सारी चीजें हैं तो वहां पे फूड की डिमांड भी ऑफकोर्स होगी ही होगी, क्योंकि इन बंदों को फूड चाहिए ही होता है कॉलेजेस में, और इनको फैंसी फूड्स भी चाहिए होते हैं, इनको नॉर्मल फूड्स भी चाहिए होते हैं। तो आप जस्ट डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी चीज वहां पे चल रही है। नियर बाय किसी एक अपार्टमेंट ले लो, कोई किचन ले लो, कोई छोटा सा कमरा लेके उसमें एक छोटी सी किचन सेटअप कर लो। किचन सेटअप करने के बाद आप जस्ट उस पर्टिकुलर एरिया में निश डिसाइड कर लोगे ना, तो उस टाइप के इक्विपमेंट्स रख लो। पिज्जा बनाना तो पिज्जा वाला काम स्टार्ट कर दो, या फिर नॉर्थ इंडियन बनाना है तो उस टाइप के कुक्स रख लो। और स्विगी, जोमेटो, इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए अपने फूड को एक्सपांड करो, ठीक है। क्योंकि ये जो क्लाउड किचन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, आज के टाइम पे इतना बूम पे है। रेस्टोरेंट से जो बंदे नहीं कमा पा रहे ना, वो क्लाउड किचन से 110% कमाएंगे ही कमाएंगे। दूसरी चीज, अगर नहीं भी कमा पाए ना, तो इन्वेस्टमेंट कोई बहुत ज्यादा थोड़ी है। आपने एक कमरा ही तो लिया है, कमरा लेकर उसमें सेटअप ही तो करा है। और अगर बाई चांस पैसा एक बार को आप नहीं कमा पा रहे तो बहुत बड़ा लॉस भी नहीं है इसमें। आप ट्राई कर सकते हो इसको बहुत लंबे टाइम पे। और ऑफ कोर्स ही बात है, ट्राई करते जाओगे तो आगे चलते 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 आपको कुछ इसमें डिसएडवांटेजेस समझ में आएंगे और कुछ आपकी गलतियां खुद भी समझ में आएंगी। उन चीजों को इंप्रूव करोगे तो ऑफ कोर्स ही बात है, इसमें आप सक्सेसफुल बनोगे ही बनोगे। क्योंकि फूड का जो मार्केट है ना, वो बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया में, बहुत ज्यादा बड़ा मार्केट है। इसको कैप्चर कैसे करना है आप सोच सकते हो। और फूड से रिलेटेड आपने दिल्ली का खाना और गुड़गांव का खाना खाया होगा, वैसा खाना आप किसी Tier 2 सिटी में खा के जाओगे ना खाने, तो आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है। 10% अगर रिलोकेशन कॉस्ट को आप ऐड करो ना अपने सारे के सारे एक्सपेंसेस में, और किसी Tier 2 सिटी में जाके सेटअप करो अपने बिजनेस को, और यही क्वालिटी ऑफ फूड, यही सर्विस, यही सारी चीजें अगर आप Tier 2 में भी लोगों को देने लग जाओ ना, मार्जिन थोड़ा सा ज्यादा रखना, ज्यादा मत रखना, क्योंकि लोग फिर खरीदेंगे नहीं। क्योंकि Tier 2 में अभी जो फूड इंडस्ट्री है ना, आने वाले 10-15 साल तक ग्रो करेगी ही करेगी। आप किसी छोटे शहर में जाओ, आपने देखा होगा कि मोमोज बिकने लग गए हैं, चाउमीन बिकने लग गई है, बर्गर बिकने लग गए हैं, बट उसकी क्वालिटी इतनी ज्यादा खराब है ना कि वो लोग इंजॉय नहीं कर पाते और ये चीज प्रमोट ही नहीं हो पाती वहां पे। आप Tier 2 में जाके ना, जो चीजें ऑलरेडी Tier 1 में एस्टैब्लिश्ड है, इसको जस्ट आप वहां पे लोकलाइज करके अपना खुद का ब्रांड भी डेवलप कर सकते हो। बहुत ही अच्छा आइडिया है ये। और जस्ट एक बार आपने चीज को सेटअप कर दिया ना, एज अ ब्रांड, एज अ पर्सनल ब्रांड निकल गए, तो इसमें आप फिर उसको बाकी सिटीज में भी एक्सपांड कर सकते हो। 6th है ट्रांसपोर्टेशन। एक सामान को दूसरी जगह पे ले जाने के लिए किसी ना किसी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की जरूरत तो पड़ेगी ही पड़ेगी। बाय रोड, बाय एयर, बाय रेल, किसी भी तरीके से वो जाएगा ही जाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसी चीज है ना जिसकी डिमांड पहले थी, आज भी है, हमेशा रहेगी। चाहे पैंडेमिक आ जाए, चाहे कुछ आ जाए, ट्रांसपोर्टेशन तो चाहिए ही चाहिए। अब ट्रांसपोर्टेशन में आप देख सकते हो कि अगर आपके पास कैपिटल बहुत ज्यादा है तो आप इंटरसिटी बस सर्विसेज में घुस सकते हो, ठीक है। ट्रक्स के बिजनेस में घुस सकते हो, आप गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में घुस सकते हो। और अगर आपके पास कैपिटल कम है तो आप लॉजिस्टिक्स में चले जाओ। छोटे छोटे लॉजिस्टिक्स की कंपनीज, आपने जस्ट एज एन एग्जांपल बता रहा हूं कि आपने पोर्टर का नाम सुना होगा। पोर्टर एक ऐसी कंपनी है जहां पे आप अपने ट्रक्स लगा सकते हो, छोटे छोटे, छोटा हाथी जिसे बोलते हैं ना, आप वो चीजें लगा सकते हो और वो आपको बिजनेस देंगे, ठीक है, कि आपको ये सामान वहां पे पहुंचवाना है, ऐसे करना है। तो आप ऐसी जगहों पे अपने छोटे छोटे ट्रक्स लगा देते हो, 5-7 लाख रुपए के ट्रक्स आ जाते हैं छोटे वाले, वो लगा सकते हो। ओला उबर जैसे बिजनेस को एक्सप्लोर कर सकते हो। अपनी गाड़ी ओला में लगा के कोई ड्राइवर रख के उस तरीके से पैसा कमा सकते हो। इनका पार्टनरशिप मॉडल बहुत ही अच्छा है। और अगर इसमें भी नहीं जाना और कम कैपिटल है तो आप ई रिक्शा जैसे बिजनेस को भी एक्सप्लोर कर सकते हो, क्योंकि आजकल Tier 1 और Tier 2 सिटीज दोनों जगहों पे ई रिक्शा जैसी चीजें और छोटे ऑटोज जैसी चीजें हर Tier 2 शहर में पहुंच चुकी है। जहां नहीं पहुंची वहां पे आप एक्सपैंड कर सकते हो, ठीक है, और जहां पहुंच चुकी है वहां पे आप उसको और इंप्रूव कर सकते हो। 50-60 हजार रुपए की ई रिक्शा आते हैं, आपको ड्राइवर रखना है और उसकी सैलरी फिक्स करनी है, आपको ऑटोमेटिकली इंस्टेंटली रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको मिलने लग जाएगा इस बिजनेस। तो ट्रांसपोर्टेशन एक ऐसी चीज है ना जिसमें आप जितना एक्सप्लोर करो आपको उतनी चीजें मिलती जाएंगी, बस आपको उठ के एक बार देखना पड़ेगा। और इसमें जिसने सही से हाथ डाल दिया उसको लाइफ में कभी भी पैसों की कमी होने ही नहीं वाली। और 7वां टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस टॉपिक पे इंडिया में मैं जानता हूं कि कोई बंदा ध्यान नहीं देता। इंडिया में इस चीज से हर इंसान इस चीज से दूर भागने की कोशिश करता है। इसको बोलते हैं वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिसाइकलिंग। आपके घर का जो कूड़ा है, आपकी बस इच्छा ही होती है कि ये कूड़ा बस मेरे घर से कोई ले जाए, फ्री में ही ले जाए यार, बस मेरे घर को साफ कर दे, है ना। और वो जो कूड़ा
कूड़ा जा रहा है, आपको पता है वो कहाँ पे यूज हो रहा है या क्या उसकी कैसे रिसाइकलिंग हो रही है और कैसे प्रोसेसिंग हो रही है? कुछ इसका आइडिया है आपको? मोस्टली लोगों को आइडिया नहीं होगा इस चीज के बारे में, बट ये इतनी बड़ी मार्केट है ना। एज अ बिजनेसमैन अगर आप इस चीज को देखते हो तो रॉ मटेरियल ऑलमोस्ट आपको फ्री में मिलता है, कूड़ा आपको फ्री में मिलता है। कूड़े में क्या क्या चीजें निकल सकती हैं? वेस्ट फूड हो सकता है, वेस्ट प्लास्टिक्स हो सकते हैं, वेस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स हो सकते हैं, वेस्ट एल्यूमिनियम, वेस्ट आयरन हो सकता है, ठीक है। इन सब की रिसाइकलिंग करके, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप कुछ मैन्युफैक्चर करो, जस्ट अगर आपने एक प्लांट भी सेटअप कर लिया ना इसका कि मैं इसको सेग्रीगेट करके इस आइटम को अलग सेग्रीगेट करूंगा, इस आइटम को अलग सेग्रीगेट करूंगा, तो ऑटोमेटिकली आगे देखो आपकी सप्लाई चेन कितनी अच्छी डेवलप हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, होटल और रेस्टोरेंट से जो भी वेस्ट फूड निकलता है ना, जो भी खाना निकलता है, उसको प्रोसेस करने के बाद पोल्ट्री फार्म्स में भेजा जाता है। जो मीट प्रोड्यूसिंग जानवर होते हैं ना, उनका खाना बन जाता है वो। तो देख रहे हो आप, जो वेस्ट प्रोडक्ट है ना किसी होटल और रेस्टोरेंट का, वो किसी ना किसी तरीके से प्रोसेस करके हम कहाँ पे यूटिलाइज कर रहे हैं इस काम में। बस सुनने में बुरा लगता है, अदरवाइज रॉ मटेरियल फ्री में है। जस्ट जो भी कैपिटल लगना है ना आपको, वो प्रोसेसिंग में लगना है। मैं नहीं बोल रहा, फिर से बता रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा बिल्कुल भी कि आप इसकी मैन्युफैक्चरिंग में घुसो, कि आप प्लास्टिक को जस्ट उसको पहले बिल्कुल प्रोसेस करके कोई नया प्रोडक्ट बनाओ। जस्ट आपने प्रोसेस भी कर लिया ना, तो ऑटोमेटिकली आपके पास इतने लिंक्स होंगे ना जो आपसे चीज खरीदना चाहेंगे। इंडिया में ना मैंने देखा है कि इस चीज पे कोई ध्यान नहीं देता, बट गल्फ कंट्रीज में और वेस्टर्न वर्ल्ड में मैंने ये देखा है कि जो बंदे ये सारा काम करते हैं ना, वो प्राइवेट जेट से नीचे चलते ही नहीं है, क्योंकि वहां पे इस चीज की इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा कैपेबल है और लोगों ने डेवलप कर रखी है। इंडिया में और ज्यादा कैपेबल है, बट लोगों ने डेवलप नहीं कर रखी, क्योंकि इसको एक गलत काम के तरीके से ही देखा जाता है इंडिया में। बट थोड़ा सा दिमाग लगा के देखो, थोड़ा सा रिसर्च करो इंटरनेट पे, आप देखोगे कि जो बंदे इस चीज में घुसे हुए हैं ना कहीं बहुत ज्यादा पैसा बना रहे हैं। तो ये 7 ऐसे काम है जो बोलते हैं कि मैं डिमांड पूरी दूंगा, तुम सप्लाई करके दिखाओ इतनी ज्यादा। आपने अगर अपने सिस्टम को इस तरीके से डेवलप किया है ना कि वो क्वालिटी ऑफ सर्विस और डिलीवरी टाइम की चीजों को ध्यान में रख रहा है, तो पैसा आने से कोई नहीं रोक पाएगा आपको इन 7 इंडस्ट्रीज से। किसी अच्छे टॉपिक के साथ मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।